हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 3 फाइलम का अध्ययन करेंगे जंतु जगत के अंतर्गत। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टिनोफोरा। बच्चों, फाइलम पोरीफेरा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, आप पाएंगे कि इसके शरीर में पोर्स यानी छिद्र बहुत मिलते हैं। तो इसलिए इनका जो मास्टर कैरेक्टर है, जो मुख्य कैरेक्टर है, वो बन जाता है पोरस बॉडी। अब ये जो पोर्स होते हैं, ये जो छेद होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ऑस्टिया। और पूरे शरीर में ये जो ऑस्टिया होते हैं, इनके द्वारा ही, चूँकि ये पानी में रहते हैं, तो इनके द्वारा ही पानी अंदर जाता है और फिर एक शरीर की जो कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं, वो बॉडी का एक मुख्य द्वार बनाती है और उस मुख्य द्वार को हम कहते हैं ऑसिक्यूलम। तो इतने मास्टर कैरेक्टर के साथ, मतलब पहले तो है कि पोर्स आर प्रेजेंट, शरीर में छिद्र उपस्थित होते हैं, इसलिए इनकी बॉडी को हम पोरस या छिद्रित शरीर कहते हैं। और इन छिद्रों को, इन पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं। तो बॉडी पोर्स जो होते हैं, जो बॉडी वॉल में जो इनके छिद्र होते हैं, उनको हम ऑस्टिया कहते हैं। और जिस द्वार से शरीर खुलता है उसको हम ऑसिक्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिक्यूलम। ठीक है। तो अब हम फाइलम का विधिवत वर्णन करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फाइलम का आवास क्या है। तो इस फाइलम के जितने भी जंतु हैं वो स्पॉन्जेस होते हैं, और जो स्पॉन्जेस होते हैं वो, चूँकि इनका शरीर छिद्रित होता है, इसलिए पानी सोख लेते हैं। और कुछ जो स्पॉन्जेस हैं उनको हम बाथ स्पंज के नाम से भी जानते हैं, और इनका सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग भी होता है। तो पहला जो बिंदु है वो हम देखते हैं फाइलम पोरीफेरा में, इनका आवास, हैबिटेट। ये जो इनका आवास होता है, जो हैबिटेट होता है, ये एक्वेटिक या जलीय होता है, अर्थात ये या तो समंदर में पाए जाते हैं या फ्रेश वाटर बॉडी में पाए जाते हैं, मतलब फ्रेश वाटर बॉडी या नदी में पाए जाएंगे। तो अगर ये फ्रेश वाटर बॉडी में पाए जाते हैं तो इसमें इनका एग्जाम्पल आता है, इनका उदाहरण आता है स्पॉन्जिला। पर अगर ये मरीन है तो साइकॉन इसका उदाहरण है। हैबिटेट या आवास के बाद हम देखते हैं कि ये जो हैं, ये बेसिकली मूलभूत रूप से ये मूवमेंट नहीं करते। इनकी बॉडी जो होती है स्टैग्नेंट होती है, सिजाइल होती है, अर्थात इनके शरीर जो होते हैं वो एक आधार से लगे होते हैं। इनमें फुट या लोकोमोटरी ऑर्गन जैसा कोई ऑर्गन नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल स्थिर शरीर वाले प्राणी होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इनकी सिमेट्री क्या है। तो सामान्यतया इनकी जो सिमेट्री होती है वो ये एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनके शरीर को आप 2 समान भागों में किसी भी रेखा से विभाजित नहीं कर सकते। तो जब 2 समान भागों में इनका शरीर विभाजित नहीं हो सकता तो ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। ठीक है। इनके जो शरीर की गुहा होती है वो स्पॉन्जोसील होती है, क्योंकि स्पंज है और सील का मतलब होता है गुहा या कैविटी। तो उस कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। ये स्पॉन्जोसील में ऑस्टिया के द्वारा पानी भरता है और ऑसिक्यूलम मतलब शरीर के मुख्य द्वार के द्वारा ये बाहर निकलता है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से ऑसिक्यूलम के द्वारा पानी गया और फिर वो स्पॉन्जोसील से होता हुआ किस तरह से ऑसिक्यूलम के थ्रू पानी निकल जाता है बाहर। अब इनकी जो विशेषता होती है, जो मुख्यतया ये, क्योंकि ये एक ही जगह रहते हैं, सबस्ट्रेटम से ये लगे होते हैं और इनका मूवमेंट नहीं होता है, तो इनका जो पोषण होता है वो कैसा होता है? तो इनका जो पोषण होता है वो इंट्रासेल्युलर होता है, मतलब चूँकि पानी जब अंदर आता है तो ये उसी पानी से अपना पोषण सोख लेते हैं और उसी के आधार पर ये जीवित रहते हैं। अब ये जो पोषण लेते हैं, तो बच्चों जब पोषण हम
कोई भी किसी भी जंतु में देखते, किसी भी प्राणी में देखते हैं कि जब वो अपना पोषण ग्रहण करता है तो उसके पास कोई ना कोई संसाधन, कोई ना कोई संरचना, कोई ना कोई ऐसा अंग होता है जिसके द्वारा वो विधिवत रूप से पोषण ग्रहण करता है। स्पॉन्जेस की बात अगर हम करें तो स्पॉन्जेस के केस में इनके पास एक बड़ी विशेष तरह की कोइनोसाइट सेल होती हैं। आप देख रहे हैं कि जो कोइनोसाइट सेल है, इसके ऊपर में आप देखिए कि बहुत एक छन्नी की तरह फिल्टर लगा हुआ है, और ये फिल्टर से ही, और एक फ्लैजिलम आपको दिख रहा है, तो ये फिल्टर से अपने न्यूट्रिशन को, अपने पोषण को छान छान करके ग्रहण करते हैं। इसलिए इन्हें फिल्टर फीडर भी कहा जाता है। आई बात समझ में? इसलिए इन्हें फिल्टर फीडर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो कोइनोसाइट सेल हैं, जो स्पॉन्जोसील की लाइनिंग में दिख रही हैं, और वो जो कोइनोसाइट है वो इनके पोषक तत्व को फिल्टर करके, मतलब छन्ने की तरह छान करके अंदर लेती हैं, इसलिए इनको फिल्टर फीडर कहा जाता है। अब हम आते हैं कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखते हैं या संरचनी स्तर हम देखते हैं तो ये कोशिकीय स्तर पे ही इनकी संरचना होती है, अर्थात इनमें ऊतक भी नहीं बनते हैं, अंग तो फिर दूर की बात है। तो ये जो कोशिकीय संरचनाएं हैं बच्चों, ये अलग अलग सेल जो होती हैं ये मिल करके फिर ये इकट्ठे एक जैसी सेल जो होती हैं वो मिलती तो नहीं है, ऊतक तो नहीं बनाती हैं, पर ये इनके अंदर अलग अलग कोशिकाओं में ही अलग अलग तरह के काम पाए जाते हैं, जिनको हम श्रम विभाजन कहते हैं। जैसे कि एक कोशिका होती है एमीबोसाइट, तो दूसरी कोशिका होती है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट जो है उसमें ये गुण पाया जाता है कि वो किसी भी तरह की कोशिका में कन्वर्ट हो सकती है, बदल सकती है। अब इनकी जो शरीर की जो दीवार होती है, जो बॉडी वॉल होती है, उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। एक होता है पिनाकोडर्म, एक होता है कोइनोडर्म, और एक होता है मेसेंचाइम। ठीक है, तो पिनाकोडर्म बाहर का होता है, और कोइनोडर्म जिसमें कोइनोसाइट होते हैं, और जो मेसेंचाइम होती है वो अंदर की होती है। तो इस तरह से इनकी जो संरचना होती है, ये बॉडी वॉल की संरचना हमने अभी देखी, और छिद्र के बारे में हमने देखा है। इनका पोषण जो होता है वो इंट्रासेल्युलर होता है, पानी अंदर आता है और उससे ही जो कोइनोसाइट है वो फिल्टर करके अपना पोषक तत्व लेते हैं, और इसलिए इन्हें फिल्टर फीडर कहते हैं। ये तो इतनी बात अब तक हमने देखी। इसके आगे की जो बात आती है वो है कुछ विशेष बात कि इनमें एक विशेष वाटर कनाल सिस्टम या जलीय नली तंत्र होता है। मतलब पानी का जो अंदर प्रवाह होता है वो कुछ नलियों के द्वारा होता है, और ये जो वाटर कनाल सिस्टम है ये 3 तरह के होते हैं। पहला तो हुआ एस्कॉन, दूसरा साइकॉन, और तीसरा ल्यूकॉन। जो एस्कॉन है वो बहुत ही साधारण तरीके का वाटर कनाल सिस्टम है, मतलब सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वाटर कनाल सिस्टम है। ये पाया जाता है ल्यूकोसोलेनिया में। आप देख रहे हैं एस्कॉन ल्यूकोसोलेनिया का वाटर कनाल सिस्टम है। दूसरा है साइकॉन, जो कि बॉडी वॉल में आप देखेंगे कि फोल्ड्स आ गए हैं, थोड़े मोड़ आ गए हैं, उनके अंदर एक रेडियल कनाल है, और वो रेडियल कनाल फिर स्पॉन्जोसील में जाकर के ऑसिकुलम तक लेकर के जा रही है पानी को, उस जल प्रवाह को। इसका उदाहरण है साइकॉन। तीसरा होता है ल्यूकॉन, जिसमें आते हैं डेमोस्पॉन्जी, और ये जो ल्यूकॉन है ये सबसे कठिन तरह का वाटर कनाल सिस्टम है। आप देख रहे हैं कि ल्यूकॉन सिस्टम ऑफ वाटर कनाल सिस्टम में बहुत ही जटिल तरीके से नलियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इसको कभी कभी हम रेगॉन भी कहते हैं, और ये लार्वा स्टेज में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि वाटर कनाल सिस्टम पे जब हमने इतनी बातें की हैं तो आखिर इसके काम क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, इसके फंक्शन क्या हैं। तो वाटर कनाल सिस्टम का बच्चों जो मुख्य फंक्शन है वो देखिए, सबसे पहले तो कोइनोसाइट की तरह ये जो वाटर कनाल सिस्टम है, चूँकि ये पानी को नियंत्रित करके अंदर शरीर में लेके जा रहा है, तो इसका पहला काम है फूड गैदरिंग।
दूसरा काम है इसका, चूंकि इसके पास किसी तरह का कोई तंत्र नहीं है, श्वसन तंत्र नहीं है, परिवहन तंत्र नहीं है, तो दूसरा इसका कार्य है कि ये इसी में से गैसियस एक्सचेंज करता है, मतलब रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी ये इसी वाटर कैनाल सिस्टम से कर लेता है। तीसरा जो है, अब चूंकि इसके पास उत्सर्जन तंत्र भी नहीं है, तो ये उत्सर्जन कैसे करे? तो इसके पास कोई किडनी नहीं है, किसी तरह का कोई लंग्स नहीं है जिसे गैसियस एक्सचेंज ऑफ एक्सक्रीटरी गैसेस को ये निकाल सके या उत्सर्जन कर सके। तो फिर ये क्या करता है? ये जितना तरह का उत्सर्जन है वह भी ये कनाल सिस्टम से ही करता है। और चौथा और बहुत ही मुख्य फंक्शन ये है कि चूंकि स्पॉन्जेस में दोनों तरह के प्रजनन होते हैं, लैंगिक सेक्सुअल, अलैंगिक एसेक्सुअल, दोनों ही होते हैं। अगर लैंगिक की हम बात करते हैं तो जो लैंगिक प्रजनन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप देखिए उसमें स्पर्म और ओवा दोनों बनते हैं। अब ये स्पर्म और ओवा चूंकि हर्माफ्रोडाइट हैं, उभयलिंगी हैं, मेल फीमेल एक ही में होते हैं, तो ये जो स्पर्म और ओवा बनते हैं इनको प्रवाहित करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। तो ये जो जल नली तंत्र है, जो वाटर कैनाल सिस्टम है, ये उस स्पर्म और ओवा को भी ट्रांसफर करने का काम करता है। तो बच्चों इसके चार मुख्य कार्य हमने देखे। पहला तो है कि पोषक तत्वों को गैदर करना, इकट्ठा करना, ठीक है, पोषण तत्वों को पोषण में सहायता करना। दूसरा है श्वसन में सहायता करना। और तीसरा है कि जो उत्सर्जित पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना। और चौथा है स्पर्म और ओवा मतलब जो गैमीट हैं उनको ट्रांसफ़र करना। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्जेस में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है कि इसमें या तो बडिंग होती है। अब बडिंग जो होती है, जो जिसको आप सामान्यतया हाइड्रा में भी देखते हैं, फूल पत्तियों में भी देखते हैं कि बडिंग मतलब एक बड, एक कली आ जाती है। तो वो कैसा होता है कि एक शरीर है ऑर्गेनिज्म का और उसमें से एक आउटग्रोथ निकल गया। ठीक है, तो ये जो आउट ग्रोथ है इसी को तो हम बड कहते हैं। और बाद में फिर वो मैच्योर होकर के पूरी तरह से एक बड़ा वयस्क जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसकी एक खास बात है, इसमें बाह्य बडिंग नहीं हो करके, एक्सटर्नल बडिंग नहीं हो करके, इसमें इंटरनल बडिंग होती है जो कि जेम्यूल के द्वारा होती है। आई बात समझ में? और जेम्यूल के द्वारा जो इंटरनल बडिंग होती है, तो जब पूरा फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, जब एक तरह का जो माहौल है वो इसके अनुकूल हो जाता है, तो एक अनुकूल माहौल में फिर ये बड्स बाहर आते हैं और फिर ये जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, दूसरा है रीजनरेशन भी इनमें पाया जाता है। रीजनरेशन मतलब इसका अगर एक पार्ट कट जाता है तो बॉडी के पूरे मिसिंग पार्ट को बना सकता है, बाकी के पूरे जो खोए हुए भाग हैं वो अपने आप बन जाते हैं। अब आते हैं बच्चों हम इस फाइलम के वर्गीकरण में। तो इस फाइलम को 3 मुख्य क्लासों में विभाजित किया गया है। पहला क्लास है कैल्केरिया, जिसका उदाहरण है साइकॉन। दूसरा क्लास है हेक्सेक्टिनिलिडा, जिसका उदाहरण है यूप्लेक्टेला। और तीसरा है डेमोस्पोंजिया, जिसका उदाहरण है यूस्पोंजिया। बच्चों इनका जो स्केलेटन होता है ये 2 तरह का बना होता है, या तो सिलिशियस मतलब रेत सिलिका का बना हो सकता है, या कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो सकता है। तो हम फिर से एक बार फाइलम पोरिफेरा को की पुनरावृत्ति करते हैं। हम बिंदु अनुसार, ये पानी में रहते हैं, ये खारे पानी में भी रह सकते हैं, मीठे पानी में भी रह सकते हैं। खारे पानी में साइकॉन रहता है और मीठे पानी में स्पॉन्जिला रहता है। इनमें जो विशेष कोशिका है वो कोइनोसाइट है, और जिसको हम कॉलर सेल भी कहते हैं। ये पोषक तत्वों को अपने शरीर के अंदर लेती है, एब्जॉर्ब करती है, फिल्टर करके लेती है, इसलिए इनको फिल्टर फीडर भी कहा जाता है। इनमें जो जर्मिनल लेयर का जो है वो 2 ही होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक होती हैं, मतलब मेसोडर्म नहीं पाया जाता। और साथ ही साथ
इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोशिकीय स्तर की संरचना पाई जाती है। एमीबोसाइट और आर्कियोसाइट दो मुख्य कोशिकाएं हैं और इनमें कोशिकाओं के अंदर ही श्रम का विभाजन हो जाता है। अगर वाटर कनाल सिस्टम की बात करें तो एक मुख्य तरह का जल नली तंत्र इनमें होता है जो इनके फूड गैदरिंग और रेस्पिरेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट और ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट में या स्पर्म और ओवा को ट्रांसफ़र करने में ये मदद करता है। ये 3 तरह के होते हैं, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन। प्रजनन तंत्र में ये सेक्सुअल भी हो सकते हैं, एसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यदि सेक्सुअल हैं तो स्पर्म और ओवा बनता है और इनमें जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है बच्चों, वो इनडायरेक्ट होता है। मतलब एक लार्वा पहले बनता है और फिर वो वयस्क में परिवर्तित होता है। तो जो लार्वा है इनमें वो है एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, तो जो एम्फीब्लास्टुला है वो लार्वा पोरीफेरा के जो प्राणी हैं वो बनाते हैं और इनमें रीजनरेशन भी पाया जाता है। इनमें 3 क्लास हैं, कैल्केरिया, साइकॉन, हेक्सेक्टेनिलिडा, यूप्लेक्टेला और डेमोस्पोंजिया, यूस्पोंजिया। तो इसके साथ ही फाइलम पोरीफेरा यहाँ पर समाप्त होता है।